नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। एसएससी सीजीएल जीके मैराथन वीडियो सेट नंबर 5। आप अगर चैनल पे पहली बार आएँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए किसी भी परीक्षा के लिए, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए। और ये वीडियो सीरीज़ है एसएससी सीजीएल और बाकी के एसएससी परीक्षाएँ जो अपकमिंग डेज़ में होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए और आप भी देखिए कि आप कितने सवालों को सही करते हैं। MCQ जीके मैराथन सेट 5 ये 5वां वीडियो है। अगर आपने बाकी के वीडियो नहीं देखे तो उन सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखें एक बार। उसका एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और आप चैनल पे जाएंगे तो इसका प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगा। एसएससी सीजीएल जीके मैराथन, इसके साथ साथ घटना चक्र करंट अफेयर्स जो पिछले 6-7 महीनों का समावेश है, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैराथन सेट 5 एसएससी जीके मैराथन सेट 5। पहला सवाल है, किस खाद उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है? इन सभी में से किस में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, किस फर्टिलाइज़र में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूरिया। तो यूरिया जिसका कि केमिकल फार्मूला क्या होता है, CH4N2O, ये भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है CONH2 होल ट्वाइस। तो इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है? 46%। 46% होता है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा। और यूरिया को जो फर्टिलाइज़र से, इसको दूसरे लैंग्वेज में कहा जाता है जिसका कॉमन नेम है कार्बामाइड। कार्बामाइड, कार्बामाइड इसको कहा जाता है यूरिया को। तो यूरिया जो मिट्टी के पीएच को नहीं अफेक्ट करता है, ये फर्टिलाइज़र होता है यूरिया। तो इसी में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। पहले भी एसएससी में ये पूछा जा चुका है 3-4 बार। अगला सवाल है, रेसरपाइन इज़ यूज टू, रेसरपाइन का इस्तेमाल क्यों होता है? दर्द को कम करने, उच्च रक्तचाप को कम करने, आर्थराइटिस को ठीक करने या फिर निम्न रक्तचाप को बढ़ाने के लिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए होता है। तो रेसरपाइन जो होता है ड्रग, ये उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। किस शासकों ने एलोरा के मंदिर का निर्माण करवाया था? एलोरा के मंदिर का निर्माण, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन, राष्ट्रकूट शासकों ने इसका निर्माण कराया था एलोरा के मंदिरों को। तो राष्ट्रकूट के कृष्ण जो राजा थे, कृष्णा 1, इन्होंने निर्माण कराया था एलोरा के मंदिर को 600 से 1000 सी के बीच। इस दौरान एलोरा के मंदिर का रॉक कट टेम्पल है जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। तो एलोरा टेम्पल, एलोरा के मंदिर, यह भी यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। और इसको निर्माण कराया था राष्ट्रकूट शासकों ने। बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ, यानी कि इसका हेडक्वार्टर बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोलकाता। कोलकाता में है बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कब ये बना था, इस्टेब्लिश हुआ था? 1890। किस मंत्रालय के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज। पर्यावरण वन विभाग और मंत्रालय के अंडर आता है ये बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हु डिस्कवर्ड कोलेरा जब, तो कोलेरा रोगाणु की खोज किसने की थी? देखिए बहुत जगह आपको अलग अलग आंसर मिलेंगे। पहले तो इन्होंने किया था ऑप्शन डी, फिलिप्पो पैसिनी ने थे। फिर बाद में इनके तथ्य को फिर फाइनली उसको जो खोज किया वो किया रॉबर्ट कोच ने। तो पहले इन्होंने आइडेंटिफाई किया था, फिर बाद में इन्होंने इस पर मोहर लगाई, इन्होंने उस चीज़ को पूरा फाइनलाइज किया। तो दोनों हो सकता है, बट ऑप्शन में जो पहले होगा फिलिप्पो पैसिनी ने किया था। कब किया था इसको? 1854 में। 1854 में। फिर 1883 में रॉबर्ट कोच ने इसको ये किया, दोबारा आइडेंटिफाई किया इसको, कोलेरा रोगाणु को। और कोलेरा जो कि बैक्टीरिया से होने वाला ये रोग है, विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया से होता है कोलेरा रोग, हैजा जिसको हिंदी में कहते हैं। तो इसका आंसर होगा फिलिप्पो पैसिनी। निम्न में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना का हिस्सा नहीं है? ये पूछ रहा है, नहीं है। पंचवेश्वर परियोजना ये भी है और
तानकपुर बराज ये भी है, सप्तकोशी डैम ये भी है, ये नहीं है चुक्का परियोजना। चुक्का परियोजना भारत और भूटान का ये है, 1986 से शुरुआत हुआ था ये परियोजना। ये भारत और भूटान के सहयोग का परियोजना का हिस्सा है चुक्का प्रोजेक्ट। बाकी ये पंचेश्वर परियोजना, तानकपुर बराज, ये सब उत्तराखंड, भारत और नेपाल सीमा पर है। और ये जो है सप्तकोशी कोसी नदी पे बिहार से संबंधित रहता है, भारत नेपाल का परियोजना है सप्तकोशी डैम प्रोजेक्ट। लेकिन सिर्फ चुक्का प्रोजेक्ट भारत और भूटान का परियोजना का हिस्सा है। पुष्कर मेला किस शहर में होता है? पुष्कर मेला बहुत फेमस है, अजमेर के ज़िले के पास पुष्कर शहर में होता है पुष्कर मेला। तो ऐसे ऑप्शन से अजमेर ही इसका सही जवाब होगा। और कार्तिक पूर्णिमा के समीप होता है। तो अभी जो हुआ 2022 में 1 से 9 नवंबर के बीच में हुआ ये पुष्कर मेला, ठीक है। और बात करें पुष्कर, तो पुष्कर में ही दुनिया के एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर भी पुष्कर में है। तो ये पुष्कर मेला राजस्थान का फेमस फेस्टिवल है जो कि अजमेर में होता है। अजमेर के पास पुष्कर जगह है, वहीं होता है पुष्कर मेला। जब बर्फ़ के दो क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाकर रखा जाता है तो रखने के बाद दो टुकड़ों के एक हो जाने का कारण क्या है? यानी दो बर्फ़ के टुकड़े एक कैसे हो जाते हैं? इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन आबंध, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड। एक एटम का वाटर जो एटम रहता है उसका एच जो हाइड्रोजन एटम रहता है पॉजिटिव, और दूसरे मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन नेगेटिव एटम रहता है, दोनों कंबाइन होता है तो जुड़ जाता है ये प्लस और माइनस। ये रहता है केटन एन, ये रहता है हाइड्रोजन प्लस आयन पॉजिटिव आयन, और ये नेगेटिव आयन, ये दोनों जुड़ जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड से ही दोनों दो बर्फ़ के टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं, एक हो जाते हैं। पानी के द्रव्यमान को 0 से 10 डिग्री तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या होता है? उसके आयतन में यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ वाटर, जब हीट उसे करते हैं 0 से 10 डिग्री पे तो क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डिक्रीज देन एक्रीज। क्यों होता है डिक्रीज? तो पहले तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, और फिर 4 से 10 डिग्री पे एक्सपैंड होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, 0 से 4 डिग्री पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, 4 से 10 डिग्री पे एक्सपैंड होता है। तो इसलिए डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, घटने के बाद वृद्धि होने लगती है उसके आयतन में। नारायण सेतु किस नदी पर है? नारायण सेतु किस नदी पे बना हुआ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी। असम के ब्रह्मपुत्र नदी बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट के पास ये है नारायण सेतु, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। गंगा नदी पे कौन है? गांधी सेतु। निम्न में से कौन सा मुद्रा सबसे महंगा है? पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, स्विस फ्रैंक या फिर अमेरिकी डॉलर? तो इन चारों में सबसे महंगा है इंडियन नेशनल रुपी। इंडियन रुपी के कंपैरिजन में पाउंड स्टर्लिंग 95.14। पाउंड कहाँ का करेंसी है, मुद्रा है? ब्रिटेन की मुद्रा है। यूरो यूरोपियन के बहुत सारे देशों की मुद्रा है। स्विस फ्रैंक स्विट्ज़रलैंड और लिechtenstein की मुद्रा है। यूएस डॉलर, यूएस अमेरिकी डॉलर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मुद्रा है। यूरो की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या है अभी? 83.53 रुपये, ठीक है। स्विस फ्रैंक का है 85 रुपये, यूएस अमेरिकी डॉलर का है 80 रुपये 55 पैसे। सबसे महंगा है 95.14 एक पाउंड स्टर्लिंग होता है। तो सबसे महंगा यही है इन चारों ऑप्शन में। कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है, यानी कि बिल? ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मनी बिल। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पारित किया जाता है। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस अनुच्छेद के तहत मनी बिल का परिभाषा है, मनी बिल को डिफिनेशन है किस आर्टिकल में? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक उच्च न्यायालय में दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? एक उच्च न्यायालय से किसी दूसरे उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश का ट्रांसफ़र होता है, जज का ट्रांसफ़र होता है, ये किससे ऑथराइजेशन है? कौन ये कर सकता है? तो ये करते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति ही फाइनल असेंट देते हैं कि एक जज को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में उनका ट्रांसफ़र किया जाए, ठीक है। दोनों के मत से होता है, लेकिन फाइनली असेंट जो होता है राष्ट्रपति का होता है। अनुच्छेद 222 के तहत इसमें मेंशन है कि जज को एक हाई कोर्ट से दूसरा हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र
किया जाता है। निम्न में से किस पदार्थ का उड़ीसा के बदम पहाड़ में खनन किया जाता है, यानी कि बदम पहाड़, उड़ीसा के बदम पहाड़ में किसका खनन किया जाता है? हेमेटाइट का। हेमेटाइट क्या होता है? लौह अयस्क होता है, आयरन हेमेटाइट। Fe2 मैग्नेटाइट, Fe2O3। मैग्नेटाइट क्या होता है? Fe3O4। ठीक है। बॉक्साइट क्या होता है? Al2O3। तो हेमेटाइट का वो होता है, उड़ीसा के बदम पहाड़ में लौह अयस्क का खनन किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण गैर टैरिफ व्यापार कौन से हैं? गैर टैरिफ व्यापार इसको कहा जाता है कोटास। कोटास जनरली ये होता है, क्यों गैर टैरिफ व्यापार? जनरली बाई लोकल प्रोडक्ट्स एंड लोकल जो भी आइटम्स होते हैं उसके लिए ये होता है गैर टैरिफ व्यापार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोटा। इब्न बतूता कहाँ से आया था भारत? तो इब्न बतूता आया था मोरक्को से। तुगलक साम्राज्य के समय, जब मोहम्मद बिन तुगलक शासक था उस समय ही आया था। 1333 एडी में आया था इब्न बतूता मोरक्को से। नाबार्ड का मुख्य कार्य प्रणाली क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसके नाम से ही पता चलता है। स्टेट कोऑपरेटिव को लोन देना, राज्य सरकार को कैपिटल कंट्रीब्यूशन करना, जो भी डेवलपमेंट फंड होता है। रीफाइनेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब कि वित्तीय सहायता देने वाला संस्था। तो इसका ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। तो ये चारों फंक्शन होता है नाबार्ड का। एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए ही नाबार्ड बना था 1982 में, 1982। अंतर्राष्ट्रीय विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन। 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, विश्व मानवाधिकार दिवस, यानी कि ह्यूमन राइट्स डे। निम्न में से कौन सा सर्किट कंप्यूटर के मेमोरी डिवाइस के रूप में उपयोग होता है, यानी कि मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर? तो इसका सही जवाब होगा फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप में ही 2 पॉइंट स्टेट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बाइनरी डेटा के लिए। तो ये मेमोरी डिवाइस के तौर पे यूज़ होते हैं फ्लिप फ्लॉप कंप्यूटर्स में। महात्मा गांधी ने येरवड़ा जेल में खान पान त्याग कर अनशन क्यों किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कॉमनल वार्ड ऑफ रैमसे मैकडोनल्ड। रैमसे मैकडोनल्ड जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। तो कब अनशन किया था महात्मा गांधी ने? पुणे के येरवड़ा जेल में, सितंबर 20 सितंबर 1932 में। 20 सितंबर 1932 में इसके अगेंस्ट कॉमनल अवार्ड ऑफ रैमसे मैकडोनल्ड, इसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने अनशन किया था, भूख हड़ताल, खान पान त्याग किया था महात्मा गांधी ने। तो ये था एसएससी सीजीएल जीके मैराथन का वीडियो सेट नंबर 5। आप बाकी के वीडियो ज़रूर देखें पूरा, जो भी अभी हाल ही में अपलोड किए गए हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।